हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे। कॉपी और पेन निकाल लो और जो मैं लिखूँगा आप भी वही लिखना है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा एक्सप्लेन करेंगे बच्चों कि आपको और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछूँ। अब मेरा एक और सवाल है, हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? हमारा शरीर भी बहुत छोटी छोटी लिविंग यूनिट्स से मिलकर बना है। इन्हीं लिविंग यूनिट्स को सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वर्ड है स्ट्रक्चरल। ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? बॉडी को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, तो भाई दूसरा है हमारा फंक्शनल। ठीक है भाई, फंक्शनल का मतलब है बॉडी के हर ज़रूरी काम को करने वाली सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, मतलब हमारा शरीर सेल से भी बनता है और सेल्स ही बॉडी के ज़रूरी काम भी करते हैं। ठीक है भाई, इसलिए सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया अच्छे से? तो बच्चों अब ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है भाई, जो सेल्स है वो एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स, हज़ारों लाखों करोड़ों सेल्स मिला के एक टिश्यू बनाते हैं। फिर कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट और स्टोमच। ठीक है भाई, कई ऑर्गन मिलकर कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स के ऊपर। ठीक है भाई, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना सबके सब। बच्चों अब मेरा एक सवाल है, अगर सेल इतना छोटा होता है तो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट ने इसे देखा कैसे होगा? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा देख सकते हैं। ठीक है भाई, माइक्रोस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है भाई, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है बच्चों, हमारी आंखें बहुत छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती, जैसे बैक्टीरिया या सेल्स। इसलिए साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन है? 1665 में रॉबर्ट हुक आया। ठीक है, एक पेड़ की सूखी चाल जिसे कॉक कहते हैं, उसका बहुत पतला टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है भाई, उन्हें उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसे खाने दिखाई दिए। ठीक है, ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ पूरा रोबोट हुक के बारे में। इसलिए उन्होंने उन छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। ध्यान रहे बच्चों, रोबोट हुक ने डेड सेल्स देखे थे, लिविंग सेल्स नहीं। ये लाइन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। बच्चों देखो, अब तक हमने जाना सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल था, क्या सिर्फ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल से बने होते हैं या दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इस सवाल का जवाब हमें सेल थ्योरी देती है। ठीक है भाई, देखो भाई, सबसे पहले मथियास स्क्लैंडियन ने बताया कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात में। उसके बाद थियोडोर स्पेनमैन ने बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। दोनों के रिसर्च को मिलाकर एक सेल थ्योरी बनाई गई। बाद में रुडोल्फ विर्चॉक ने सेल थ्योरी में एक और इम्पोर्टेंट बात जोड़ी। देखो भाई, मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी ये है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो देर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे आपको बोल के समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेकंड है ये, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रे एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने आपको खाली बता दिया। ठीक है, पहला है, इसका मतलब है कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इंसान, सब सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एनिमल हो या इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो,
सब सेल से मिलकर बने हैं। एक्सप्लेन जो है पॉइंट मैंने आपको दूसरा बताया था, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल बॉडी को बनाता है और बॉडी की ज़रूरी काम भी करता है, ठीक है। थर्ड मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड भी, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नया सेल हवा से या अचानक नहीं बन जाता, हर नया सेल किसी पुराने सेल को डिवाइड होने से बनता है। इसी को हम कहते हैं ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है भाई। ये लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। प्लांट्स है वो भी सेल से बने, एनिमल्स है वो भी सेल से बने, ठीक है भाई। अब हमें पता चल गया कि सेल थ्योरी क्या कहती है, ठीक है भाई। ये पूरा यहाँ तक जितना, देखो भाई यहाँ तक तो सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है या मुझे पर्सनली डीएम कर सकता है। देखो भाई, मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इतना छोटा कि उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सके, ठीक है। देखो भाई, टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल्स को उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स का होता है, ठीक है। देखो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल्स होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, इसलिए इनका स्ट्रक्चरल सिंपल होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। समझ आ गया इसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल सेल होते हैं, ठीक है भाई। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई तुम्हारा जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल और सिंपल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे यूकैरियोटिक सेल का है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आपको दे रखा है बैक्टीरिया, ठीक है। तो दो टाइप के ये होते हैं, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अरे आप इसको ऐसे याद करो, देखो देखो सबसे आसान तरीका ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एडवांस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो भाई, सेल स्ट्रक्चर, हर सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स मिलकर सेल को जिंदा रखते हैं और उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो भाई, मेन पार्ट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये तीन चीज़ें होती है। हर सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जरूर होते हैं। अगर सेल प्लांट का है तो उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है भाई। अब अगली चीज़ देखते हैं हम, अगली चीज़ क्या है। अब भाई एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सेल को प्रोटेक्शन देती है और सेल को अंदर और बाहर जाने वाली सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ को अंदर या बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। देखो भाई, अब मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फंक्शन प्रोटेक्शन प्लस कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक 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 सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे स्कूल का एक गेट होता है, वो हर किसी को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। स्कूल का गेट जो होता है वहाँ गार्ड खड़ा रहता है, वो हर किसी को अंदर नहीं जाने देता, सिर्फ जिसे परमिशन होती है वही अंदर जा सकता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी सिर्फ ज़रूरी सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने देती है, वेस्ट सब्सटेंसेस को, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है भाई। अब थोड़ा नॉइस हो रहा है, उसको थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ। देखो भाई, अब हम समझेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल क्या है?
प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल की बात हो रही है, मेड ऑफ सेलुलोज, गिव सेफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इसका काम सेल को शेप देना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज नाम के सब्सटेंस से बनी होती है। सेलुलोज ये आपने देखा होगा, यहाँ मैंने लिखा है मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा मेरे बच्चों। ठीक है, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, देखो भाई इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। साइटोप्लाज्म की बात हो रही है यहाँ पे। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, कॉन्टेन सेल ऑर्गेनल्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। मैं आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, आपको बस अच्छे से मेरी वीडियो बिना स्किप करे देखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और सेल की बहुत सी केमिकल रिएक्शंस यहीं होती है। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म का भी मैंने बता दिया आपको, इसके ऊपर आपका मैंने सेल वॉल का भी बता दिया और आपका मैंने सेल मेम्ब्रेन को भी बता दिया। ठीक है भाई, न्यूक्लियस का भी जान लो, न्यूक्लियस भी बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, कोई बात नहीं, मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा वीडियो बन रही है ना इसमें जल्दी जल्दी में। न्यूक्लियस आप कॉपी में लिख लो, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो कॉन्टेंस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसका अगला लिखो कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको हिंदी में। न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अंदर डीएनए होता है जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो अच्छे से समझा रहा हूँ, भले छोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी, ताकि आपको भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, क्या है अगला। देखो भाई, अगला हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर ऑर्गेनल का अपना अलग फंक्शन होता है, आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है भाई, देखो सेल ऑर्गेनल्स, इसमें पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी कॉपी पर लिखो, मैं बता रहा हूँ आपको। नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट लिखो, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं, रफ ईयर, स्मूथ ईयर। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईयर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ये सब्सटेंसेस को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। मतलब ये एक सेल को दूसरे सेल के पार्ट में पहुँचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका। रफ ईयर पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जबकि स्मूथ ईयर पर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको इसका बता देता हूँ राइबोसोम्स क्या होता है। देखो भाई, राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स का काम प्रोटीन्स बनाना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स का काम क्या है, ये मतलब आप पढ़ के जाना, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए। सबसे मेन पॉइंट, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है भाई, गोल्गी अपार्टस क्या होता है, गोल्गी अपार्टस का काम क्या होता है, मॉडिफाइज पैकेजेस एंड सीक्रेट्स प्रोटीन्स, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। गोल्गी अपार्टस प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करता है, उनकी पैकेजिंग करता है और ज़रूरत वाली जगह भेजता है। ठीक है, देखो भाई लाइसोसोम्स का भी आपको बता रहा हूँ मैं। लाइसोसोम्स का देखो, मैं ये एक पार्ट मैंने आपको लिख दिया है, बाकी आप कॉपी में लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
पहला ये मतलब पॉइंट लिखा है मैंने। अब आपके नोट्स बनाते रहो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिखते रहो। कंटेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये लिख लिया। इसका सेकंड पॉइंट लिखो, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज सेल पार्ट्स, ठीक है। थर्ड आपको लिखो, कोल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब आप समझो लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सेल के वेस्ट मटेरियल और डैमेज पार्ट्स को तोड़कर ख़त्म कर देते हैं। अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लाइसोसोम्स पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, समझे, ये बात समझ रहे हो आप। अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो लाइसोसोम्स पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ये आप लिख देना, अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स अपने सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, सभी ने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, कोल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी बनाता है। बॉडी का हर काम एनर्जी से होता है, ठीक है, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा काम है, वो पावर बनाता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, और देखो वैक्यूल्स क्या होता है, ये क्या काम करता है। स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, लार्ज इन प्लांट्स, स्मॉल इन एनिमल्स। मतलब जो प्लांट्स में है वो लार्ज होता है और एनिमल्स में ये स्मॉल होता है। वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करता है, ये फूड, वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये छोटा होता है। के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफाइल होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, उसमें काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फूल और फलों का अलग अलग कलर्स देता है, ठीक है। फूल और फलों को अलग अलग कलर्स देता है प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, फूड को स्टोर करता है, सिंपल सी बात है भाई। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, ठीक है, पेपर में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर बनाता है प्लांट्स में, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है, ठीक भाई। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। प्लांट सेल के बारे में लिखो, अपनी कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन में लिखो। प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। प्लांट सेल के बारे में देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स अभी मैंने आपको बताया था प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज वैक्यूल होता है, वैक्यूल के बारे में आपको बताया था मैंने। लार्ज वैक्यूल होता है, फिक्स्ड शेप होता है इसका, ठीक है। एनिमल सेल, सेल वॉल आपको पढ़ाया था मैंने, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। स्मॉल वैक्यूलस होता है, ये जो वैक्यूलस के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था वो स्मॉल होता है और इर्रेगुलर शेप होता है, मतलब इसका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। अब ध्यान रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है। इस वजह से प्लांट सेल का शेप फिक्स होता है और एनिमल शेप का फिक्स बदल सकता है, ठीक है भाई। देखो
अब चैप्टर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जो जो हमने पढ़ा है। ये सेल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है वैसे, ठीक है भाई। तो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ मैं, ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Cell is the basic structure and functional unit of life. Robert Hooke discovered dead cells in cork. ठीक है, सेल थ्योरी was given by Sklandin and Schwann. ठीक है, Virchow said all new cells arise from pre-existing cells. Cell membrane is also called plasma membrane. Nucleus is the control center of the cell. Mitochondria is powerhouse of the cell. ठीक है, ribosomes are protein factory of the cells. ठीक है, lysosomes are the suicidal bags of the cells. Lysosomes are the suicidal bags of the cell. Chloroplast contains chlorophyll. Cell wall is present only in plant cell. ठीक है, मैंने आपको तो ये करवा दिए। ये चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लो। इनमें से बहुत से पॉइंट्स एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैंने क्वेश्चन ये लिख दिए हैं आपके लिए, ये जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। व्हाट इज़ सेल, मैंने आपको बताया शुरू में, व्हाट इज़ सेल। ये आपका होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, ये आपको कॉपी में उतारने हैं और इसके आंसर्स वीडियो को देख देख के लिखने हैं। पूरे वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर है, सभी क्वेश्चंस के आंसर है इस पूरी वीडियो में, ठीक है। और इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में से सारे क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम 4-5 तो आ सकते हैं। 4-5 ही 15-20 नंबर के होते हैं भाई, ठीक है। मेरी बात सुनो। व्हाट इज़ सेल, ये आपको मैंने शुरू में बताया। व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। वो डिस्कवर्ड सेल, ये आपको लिखना है पूरा, ठीक है। मैंने आपको पूरा वीडियो में समझा रखा है। स्टेट द सेल थ्योरी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसके बीच आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। राइट द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर सेल्स का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वीडियो में। ये हमारा जो चैप्टर है सेल, ये अभी ख़त्म हो चुका है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जो भी आपको बात समझ में ना आई हो वो आप मुझे पर्सनल में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके जो भी आप पूछोगे मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूँगा। तो बच्चों, आज हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो अब आपको सेल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एक बार कॉपी को रिवाइज जरूर करना, अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है भाई। और अगला टॉपिक क्या बनाना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।